हेलो, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कवर करने हैं अपना चैप्टर ऑडिट इन एन ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट। राइट सर, सबसे पहले थोड़ा बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे सर। अच्छा ये बताओ, ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट है क्या? सर एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होती है, या फिर आई कैन से विद द हेल्प ऑफ द आईटी सिस्टम। राइट सर, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके बैंकिंग इंडस्ट्री, आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। राइट, तो अगर सर आप ऐसे किसी क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने जाओगे तो आप किस तरीके से ऑडिट करोगे, इसके बारे में बात करता है आपका ये वाला चैप्टर। ठीक है सर, एक बात समझ के चलना, पहले तो क्लैरिफिकेशन ही है ये कि सर जब भी हम बात करते हैं ना ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की, सर ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना। राइट, तो सर चाहे आप ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। ठीक है, हम काम तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दे सके, बस अप्रोच चेंज हो जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, लेकिन आईटी इन्वायरमेंट के अंदर सर हम खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक नहीं करते, हमें उसके साथ वो सिस्टम्स भी चेक करने होते हैं जिसके बेसिस पे ये डेटा प्रोसेस हो रहा है। सर एक बात बताओ, अगर आप बैंक के ऑडिट पे जाते हो तो एक दिन में थाउजेंड्स ट्रांजेक्शन होती है, आपके लिए पॉसिबल है कि आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली चेक कर सको? तो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रहता है सर हम उसके सिस्टम्स को चेक कर ले जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जिसके थ्रू प्रोसेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं। राइट, तो सर बस डिफरेंस इतना है कि हम खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ वो सिस्टम भी चेक करेंगे जिसके साथ ये डेटा प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए सर, ये चीज क्लियर हुई ना। अब दूसरी चीज कि सर देखो इसके अंदर भी सेम वही ऑडिट प्रोसीजर रहता है जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर है। वैसे ऑडिट प्रोसीजर है क्या सर? हम एज पर द ऐसे 315 सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और उसके बेसिस पे उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना हो सकता है ये आइडेंटिफाई करते हैं, और इन सब चीजों के बेसिस पे हम अपने ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करते हैं सर, कि हमें कौन सा प्रोसीजर लगाना है, कितना काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। सर आप ये मत बोलना कि मैम आपने प्लानिंग नहीं बनाया, एंगेजमेंट लेटर इश्यू नहीं किया। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं मतलब जब से हम मतलब एग्जीक्यूशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिक बेसिक तो यही रहता है ना। ठीक है, सबसे पहले रिस्क असेस किया, इंटरनल कंट्रोल की आइडेंटिफिकेशंस की, फिर उसके बेसिस पे अपने प्रोसीजर डिफाइन करे, मतलब अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड कंप्लायंस प्रोसीजर डिफाइन करे, फिर एविडेंस ऑब्टेन करके यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करके अपना रिपोर्ट दे दिया, खत्म। सिंपल प्रोसीजर यही रहता है ना सर। ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में भी सेम रहता है, बस डिफरेंस कितना आता है, जब तुम इन्वायरमेंट का नॉलेज लोगे ना तो तुम्हें उसकी आईटी सिस्टम की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब तुम रिस्क असेस करोगे ना तो आईटी रिलेटेड रिस्क भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरीके से प्लान करोगे सर कि उसके अंदर आईटी की चेकिंग भी हो सके। बात समझ में आई? सेम प्रोसीजर्स हैं, बस यहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना होता है आईटी सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के बारे में जिसके थ्रू सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर? बात समझ पाए? चलिए सर, हम पूरा चैप्टर इसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करूं? सर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाके उसके आईटी सिस्टम की नॉलेज लेंगे। तो जब भी हम आईटी सिस्टम के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करेंगे तो हमें किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, कौन सा सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि सर वो खाली अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आईटी सिस्टम का यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है वो खाली नॉन फाइनेंशियल, मतलब मान लो उनके प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो किस पर्पस के लिए आईटी सिस्टम का यूज कर रहे हैं, लोकेशन क्या है आपके आईटी सिस्टम की, आपके क्लाइंट की, उसका आर्किटेक्ट क्या है, मतलब द स्ट्रक्चर क्या है उस पूरे के पूरे सिस्टम का, वर्जन कौन सा है, अपडेटेड है कि नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, इंटरफेस विद इन सिस्टम। राइट, इन हाउस एंड द पैकेज्ड, इसका क्या मतलब है सर? देखो सर, दो ऑप्शन है, या तो
जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो उसको बाय कर लो मार्केट से, जिसको पैकेज्ड बोलते हैं, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज सिस्टम आप बनवा लो। तो आप चेक करना कि आपके क्लाइंट ने बाय किया है या बनवाया है। ठीक है सर। आउटसोर्सिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी आईटी की एक्टिविटीज वो आउटसोर्स कर रहे हैं। और की पर्सनल, कौन से पर्सनल मिलके इस आईटी सिस्टम को केयर कर रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं। ठीक है सर। सबसे पहले क्या था, हमें आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज लेनी है, उसके कंट्रोल और उसके रिस्क के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है। सर आईटी सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। सर देखो, अगर मैं बात करूं ना आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में जो मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर। पहला, डेटा जो प्रोसेस हो रहा है। दूसरा, वो सिस्टम जिसके थ्रू ये डेटा प्रोसेस हो रहा है। थर्ड, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है सर। तो जो रिस्क है वो इन तीनों में ही है। इसमें से कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई तो आपका एंड प्रोडक्ट गलत हो जाएगा ना सर। मतलब आपने सर अगर डेटा डाला प्रोसेस करने के लिए सिस्टम में, और जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो ही तो हमें देखनी है। हमारे तो काम की ये है ना, लेकिन हम तो चेक इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, बिकॉज कहीं भी एक गड़बड़ हुई तो पूरा खराब हो जाएगा, राइट। तो सर सबसे पहले देखते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनकरेक्ट डेटा, या तो आपने डेटा को गलत प्रोसेस कर दिया या फिर आपने गलत डेटा को प्रोसेस कर दिया। सर गलती से अगर आपने 10,000 की जगह 1 लाख डाल दिया फिगर, तो एंड रिजल्ट भी गलत आएगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, सर बहुत बार क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर ना, अगर कंट्रोल लगे होंगे तो कोई इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं, अगर हमारे सिस्टम में प्रॉपर कंट्रोल नहीं लगे होंगे तो जो सिस्टम नहीं, जो इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होनी होगी वो भी अवेलेबल हो जाएगी। सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई टेंडर आया था, मैंने उसके लिए बिड रेट रेडी रख के रखा होगा और ये सारी इंफॉर्मेशन, मेरे बिड का पूरा डिटेल मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर था, मेरे सिस्टम के अंदर था। मेरे एक एम्प्लॉय को वो मिल गया क्योंकि मेरे कंट्रोल वीक थे, राइट। और उसने वो डेटा क्या किया, मेरे कॉम्पिटिटर्स को दे दिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। ठीक है। लॉस ऑफ डेटा, मेरा सिस्टम करप्ट हो गया और मेरे पास बैकअप भी नहीं है। डायरेक्ट चेंज टू डेटा, सर या फिर हो सकता है पहला केस था उसने मेरे कॉम्पिटिटर को दे दिया, दूसरा केस है सर उसने देखा डेटा उसने चेंज कर दिया। मैंने बोला था अपने एम्प्लॉय को कि सर इस वाली मेल को, इस वाली बिड की डिटेल्स को मेल कर देना, उसने मेल करते अपना डेटा चेंज कर दिया, राइट। या फिर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही थी जहां से मुझे प्रोसेस डेटा चाहिए था, उसने बैकएंड पे जाके वो डेटा चेंज कर दिया। उसके बाद आते हैं सर सिस्टम के अंदर क्या क्या रिस्क है। अनऑथराइज्ड चेंज टू सिस्टम, जैसे डेटा चेंज हो सकता है सर वैसे सिस्टम भी चेंज हो सकता है अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होंगे। फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस, सर मान लीजिए मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है कि सर मेरे सेल्स के मेरे गुड्स के ऊपर जीएसटी 10% लगना है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज करके 18% कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिवाइज नहीं किया, राइट। तो सर क्या होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर से प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन आई होगी सारी गलत होगी, बिकॉज वो 10% पे कैलकुलेट होगी ना कि 18% पे। लास्ट है लैक ऑफ एडुकेट सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी, सर ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर अगर मैं बोलूं सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल होता है। अगर ये प्रॉपरली नहीं लगा, अच्छे से ड्यूटी सबके बीच में सेग्रेट नहीं है, तो सर ये सारे के सारे रिस्क ट्रिगर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, राइट। चलिए सर, ये थे रिस्क जो आईटी सिस्टम के अंदर यूजुअली होते हैं। तो जब भी आप इसकी नॉलेज लोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारे रिस्क प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ठीक है सर। दूसरी चीज, इन रिस्क के रिगार्डिंग मैनेजमेंट कौन कौन से कंट्रोल लगा सकती है। सर हम कंट्रोल्स को ना दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक तो वो आईटी कंट्रोल्स, एक तो वो कंट्रोल जो आईटी सिस्टम पर लगाए जाते हैं, वो कंट्रोल जो आईटी सिस्टम पर लगाए जाते हैं। ठीक है। और एक वो कंट्रोल जो आईटी सिस्टम की हेल्प से लगाए जाते हैं। ठीक है। यहां पे हम कंट्रोल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक
आईटी सिस्टम्स पे जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसके अंदर आपका जर्नल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल आता है, और एक वो कंट्रोल जो आईटी की हेल्प से लगाए जाते हैं जिसके अंदर आता है सर आपका आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, राइट। चलिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी एप्लीकेशंस कंट्रोल की। सर एप्लीकेशंस कंट्रोल कौन से कंट्रोल होते हैं? ऐसे कंट्रोल जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाए हुए हैं। मान लीजिए मेरे क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, अपनी टैली के ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है कि सिर्फ जिनके पास पासवर्ड है ना वही टैली में एंट्री पास कर सकते हैं, राइट। तो इस पे क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कंट्रोल है। जैसे सर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर कंट्रोल लगा दो, पासवर्ड लगा दो, तो उससे होगा क्या कि आपका बाकी आईटी सिस्टम तो इंसान देख सकता है, मतलब आपका बाकी फोन तो आपका चेक कर सकता है, लेकिन आपके व्हाट्सएप को छेड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वो कंट्रोल हम जो स्पेसिफिकली किसी एक एप्लीकेशन पे लगाते हैं उसको बोलते हैं सर एप्लीकेशन कंट्रोल। वहीं जो पूरे के पूरे आईटी सिस्टम के ऊपर इन जनरल जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं सर जर्नल आईटी कंट्रोल। ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे नहीं लगाते, ये पूरे के पूरे सिस्टम पे लगाए जाते हैं। सर आपके आईटी सिस्टम में क्या क्या आता है? आपका डेटा, आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर, राइट, ये सब आता है ना। तो इन सब के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं सर उसको बोलते हैं जर्नल आईटी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जब आप अपने फोन के ऊपर लॉक लगा देते हो कि भैया आपको अपने फोन में एंटर करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है, तो हर कोई आपका फोन यूज नहीं कर सकता। तो दीज आर द जर्नल आईटी कंट्रोल्स। ये जर्नल आईटी कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल को बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये स्ट्रांग होंगे ना तब जाके ये ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट। दीज आर द इनडायरेक्ट कंट्रोल। सर इसके अंदर बेसिकली 4 कंट्रोल आते हैं। पहला डेटा के ऊपर कि आपको कैसे अपने डेटा का बैकअप रखना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रखना है, कौन डेटा में चेंज कर सकता है, किस किस को उसके डेटा रिसीव हो सकता है, ये सारी बातें। दूसरा प्रोग्राम, जितने भी आपके प्रोग्राम बनेंगे, जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन डिजाइन करेगा, उसके अंदर कब चेंज करेगा, चेंज करने से पहले कौन सी अथॉरिटी से आपको अप्रूवल चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेंगे, राइट। असेस सिक्योरिटी कि आपके आईटी सर्विसेज को कौन असेस कर सकता है, उस डिपार्टमेंट को कौन असेस कर सकता है, आपके डेटा को कौन असेस कर सकता है, एप्लीकेशंस को कौन असेस कर सकता है, इसके रिगार्डिंग। एंड लास्ट, जब की एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी आप उनको कौन बनाएगा या फिर हम बाहर से खरीदेंगे, इन सब के रिगार्डिंग कंट्रोल्स, उनको मेंटेन करने के रिगार्डिंग कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल आते हैं सर आपके जर्नल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं सर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। सर वो कंट्रोल्स, वो मैनुअल्स कंट्रोल जो आईटी की हेल्प से किए जाते हैं। सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने क्लास के बाहर एक बंदे को खड़ा कर दिया कि बेटा मेरी क्लास में सिर्फ उसी को एंट्री दो जिसने ना एक आईडी कार्ड है उसको स्कैन कर लेना, अगर वो स्कैन हो पाए तो अंदर जाने दियो वरना मत आने देना, ठीक है। तो सर हुआ क्या, वैसे तो एक बंदा उसको चेक कर रहा है, मतलब एंट्री करने के लिए बंदे, मतलब मैनुअल कंट्रोल तो वहां पे क्या है, मैंने एक गार्ड को लगाया है, लेकिन सर वो आईटी की हेल्प से प्रॉपर कंट्रोल लगे हुए हैं, मतलब अगर वो स्कैन करके अवेलेबल होगा, ऑथोराइज होगा, तभी वो अंदर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो ऐसे मैनुअल कंट्रोल जो आईटी की हेल्प से लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं सर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। क्लियर? चलिए सर। सर अच्छा एक बात बताओ, अब आपने क्लाइंट का आईटी सिस्टम चेक कर लिया, उसके कंट्रोल चेक कर लिए, उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया, आपने असेस किया कि सर इस क्लाइंट के यहाँ पे तो रिस्क ज्यादा है, आपको लगा सर कंट्रोल वीक है, रिस्क ज्यादा है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? सर अगर आप 315 के अंदर रिस्क असेस करते हो और आपने हायर रिस्क असेस किया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? मुझे अगर लगता है कि सर कंट्रोल वीक है, रिस्क हाई है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या पड़ेगा सर? मैं ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पे कम रिलाई करूंगी,
मैं आईटी डिपेंडेंट मैनुअल्स कंट्रोल पे भी कम रिलाय करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके ज्यादा से ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करूंगी। अगर मुझे रिस्क ज्यादा लगेगा तो सर यहाँ भी वही करना है, हमें काम ज्यादा करके ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर, जितने भी रिस्क होंगे, जितनी भी वीकनेस होंगे आईटी कंट्रोल के अंदर, हम किसको बता देंगे? मैनेजमेंट को। और अगर हमें लगेगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे चला जाएगा सर? हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात समझ में आई? सर देखो, रिस्क ज्यादा था, मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे काम ज्यादा करके ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करूंगी, तो मेरे पास कौन कौन से प्रोसीजर्स है इस एनवायरमेंट के अंदर लगाने के लिए? सर दीज आर द बेसिक प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, जिनका यूज करके आप एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट माना जाता है सर, बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है कौन से वाला सर? ये इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। ऑल्दो बेस्ट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो वैसे रीपरफॉर्मेंस होता है, लेकिन सर रीपरफॉर्मेंस क्या है? इफेक्टिव तो रहता है सर, लेकिन एफिशिएंट नहीं रहता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है। ठीक है, वैसे आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। बात समझ में आई? चलिए सर, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेटा एनालिसिस। सर डेटा एनालिसिस क्या है? ये वो टेक्निक्स है जो ऑडिटर यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए। सर देख, अभी तक बेटा हम पढ़ के आए थे चैप्टर के अंदर कि अगर आपका क्लाइंट आईटी सिस्टम्स का, सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, तो ऐसे क्लाइंट के यहाँ पे काम कैसे करोगे? अब हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर ऑडिटर अपने काम में सॉफ्टवेयर्स की हेल्प ले रहा है तो हम कैसे काम करेंगे। बात समझ पाए? ठीक है सर। और डेटा एनालिसिस ऑल्सो नोन एज सर कैट, तो पेपर में कैट आए, डेटा एनालिसिस आए, सेम थिंग, राइट? चलिए सर, अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आप इन्वायरमेंट की नॉलेज लेके ये अंडरस्टैंड करते हो कि आपको किस आइटम के रिगार्डिंग एविडेंस लेने हैं। फिर ये देखते हो कि इसके रिगार्डिंग आपको एविडेंस के लिए कौन से डेटा का नीड पड़ेगा, और सोर्स डेटा को यूज करने से पहले आप क्या करना, उसका एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, बिकॉज सर अगर यही गलत होगा तो रिजल्ट अपने आप गलत हो जाएगा, राइट? फिर उसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर रन करवाना एंड फिर उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना। बात समझ में आई? सिंपल प्रोसीजर जैसे बाकी ऑडिट के अंदर होता है। आप कैट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? सर आप डेटा के कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो मैनेजमेंट ने दिखाया वो कंप्लीट है कि नहीं है। सैम्पलिंग चूज करने के लिए स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल डाटा, तो स्टैटिस्टिकल के लिए आप कैट का यूज कर सकते हो। रिकम्प्यूटेशन ऑफ द बैलेंसेस, मान लीजिए आपके सिस्टम में, मतलब क्लाइंट ने सॉफ्ट का सिस्टम अपने आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर देता है ईयर एंड में, तो आप अपने सॉफ्टवेयर से चेक करना कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। रीपरफॉर्मेंस, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, और जो भी इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हुए अगर आपको डेफिशिएंसी मिली है तो उसका कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप कैट का यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? चलिए सर, आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट दो टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर हार्डली 2 मिनट लगेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IFC। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेटा आपने जब इंटरनल कंट्रोल चेक किया था, अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो आप उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग किसको करोगे? सर एक चीज याद रखना कि हमारा जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए होता है। हम इंटरनल कंट्रोल तो इसलिए चेक करते हैं ताकि हम इसके बेसिस पे ये बता सकें, ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर कितने करने हैं, राइट? ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई डेफिशिएंसी मिलेगी तो इसका रिपोर्टिंग किसको करोगे? सर मैनेजमेंट को। ठीक है, सारी डेफिशिएंसीज आप मैनेजमेंट को बता दोगे और TCWG को खाली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताओगे, वो भी इन राइटिंग। सर SS 265। ठीक है, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर आपका ये MCQ आए कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी मिली है तो मैनेजमेंट को आपको कैसे इन्फॉर्म करना है? तो बाय द यूज ऑफ मैनेजमेंट लेटर या फिर इंटरनल कंट्रोल मीमो। सर बेटा देख, पता है क्या, अगर ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में आएगा ना, बहुत चांसेस हैं बच्चे गलत कर दें, क्योंकि मैनेजमेंट लेटर ना पूरे ऑडिट के अंदर सिर्फ ये वर्ड यही यूज होता है, तो बच्चे के बार मिस आउट कर देते हैं। तो याद रखना, दिस इज मैनेजमेंट लेटर, नॉट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर?
चलिए सर, अब आ जाते हैं आईएफसी के ऊपर। सर कंपनीज एक्ट 2013 ने ना आईएफसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आईएफसी मतलब वो इंटरनल कंट्रोल जो स्पेसिफिकली किसके लिए लगाए हैं मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो बन रहे हैं वो कंप्लीट बने, और दूसरा उनके रिगार्डिंग जो उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो स्पेसिफिकली किस पे लगाए हैं सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, उनको बोलते हैं आईएफसी। सर मैनेजमेंट को भी इसके रिगार्डिंग अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, ऑडिटर को भी करनी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी करनी होती है सर, ऑडिट कमेटी को भी करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी सर, कंपनीज एक्ट ने बोला कि अंडर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर ऑडिटर को आईएफसी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि सर मैनेजमेंट ने जो आईएफसी लगाए हैं वो एडुकेट है कि नहीं है। राइट, एडुकेट होंगे तब भी रिपोर्टिंग होगी, नहीं होगी तब भी रिपोर्टिंग होगी। अगर आपको, अब एक बात बताओ, आपको अगर किसी चीज के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी है तो आप उसको टेस्ट तो करोगे ना। तो आईएफसी को टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच प्रोवाइड किया है। क्या अप्रोच है सर? सबसे पहले सर देखो, हमें फाइनेंस, आईएफसी क्या है, ऐसे कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर लगाए हुए हैं। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से रिस्की एरियाज है। राइट, तभी तो देखोगे ना कि इन एरियाज, ये रिस्की एरिया, इन रिस्की एरियाज के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है। ठीक है, पहले रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जो कंट्रोल्स लगे हैं उसको चेक करना। पहले फेज के अंदर हम कंट्रोल्स के डिजाइनिंग चेक करते हैं और दूसरे में उसका इफेक्टिवनेस। सर ये वैसा ही है जो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ के आए हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर। ठीक है, और लास्ट में इसके ऊपर अपना रिपोर्ट दे देना। बात समझ पाए? प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले मैंने अपने फाइनेंस स्टेटमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर रिस्की एरियाज देखे, फिर मैंने अपने इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इफेक्टिवनेस चेक किया, फिर देखा कि ये इस सब के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है कि नहीं है। तो अगर नहीं है, अगर कोई डेफिशिएंसीज मिलती है तो इसका मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा। सर एक तो ये जाएगा कहाँ पे, मैनेजमेंट को आप बताओगे मैनेजमेंट लेटर के अंदर, दूसरा आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का रिपोर्टिंग कहाँ जाता है, आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बात समझ में आई? मैनेजमेंट को मैनेजमेंट लेटर के अंदर तभी बताओगे अगर डेफिशिएंसी है, ऑडिट रिपोर्ट में हर केस के अंदर जाएगा चाहे डेफिशिएंसी है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अभी एक बार फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। चलिए सर, पहला, हाँ, कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज, पहले तो आइडेंटिफाई करना कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन से सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स हैं, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेशंस हो गया, ये सब। इंपॉर्टेंट असर्शंस कौन कौन सी है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सोर्स डेटा के बेस पे बनी है, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, और आईटी रिलेटेड कौन कौन से रिस्क है जिसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, दीज आर द रिस्क एरिया। उसके बाद आप डिजाइनिंग और उसके इफेक्टिवनेस को चेक करोगे। डिजाइनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो सर, फ्लो चार्ट्स और नैरेटिव्स, ये सेम है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। प्रिपेयर द रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स, वॉक थ्रू टेस्ट। ठीक है सर, आईटी रिलेटेड जितने भी कंट्रोल हैं वो चेक करोगे, दूसरा जो मैनुअल्स रिकॉर्ड है वो कंट्रोल्स हैं वो चेक करोगे, जैसे सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, समझ में आया? आईटी कंट्रोल्स और वो कंट्रोल जो मैनुअल लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल का इफेक्टिवनेस चेक करोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके, सोर्स डाटा का कंप्लीटनेस को चेक करके, जो की रिपोर्ट्स है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स ने जो की रिपोर्ट्स वगैरह इशू करी आप उसको चेक करना वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जो बंदे इंटरनल कंट्रोल को मैनेज कर रहे हैं उनके कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज को चेक करना। राइट, इन सब के बेसिस पे अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो सर इसका कहाँ पे रिपोर्टिंग जाएगा, मैनेजमेंट को, आपके मैनेजमेंट लेटर के अंदर। ठीक है, दूसरा आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है सर, ये था ऑडिटर का रिपोर्टिंग। उसके अलावा आईएफसी के बारे में किस किस को रिपोर्ट करना है सर? सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 के क्लोज नंबर ई के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी
डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं कि उन्होंने एडवोकेट IFC लगाए हैं कि नहीं लगाए और वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। और कंपनी ऑडिट कमेटी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर ये चेक करना कि मैनेजमेंट ने जो IFC लगाए हैं वो एडवोकेट है कि नहीं है। ठीक है सर, पेपर में डायरेक्टली आ सकता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है रिगार्डिंग द IFC, तो आपको ये सारे सेक्शंस लिख के आने पड़ेंगे। बात समझ में आई सर? ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अरे एक मिनट, इसके अलावा आपके सर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हाँ एक बार रीड आउट कर लेते हैं। बेस क्या है सर कि कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब देखो सर अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं कि ऑडिटर को आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिट करने से पहले आईटी के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट बना देते हैं ऑडिटर के लिए कि हाँ सर उसको पहले अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी। रेलिवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, कौन कौन से फैक्टर है सर? फटाफट रीड आउट कर लेते हैं, जस्ट थियरी का क्वेश्चन, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या है? अगर आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, तो सर आपको काम करने से पहले उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, हाईटेक नेचर ऑफ द बिजनेस, लाइक सर अमेजोन हो गया, ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब सर। हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए आईटी की मतलब आप जर्नल जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, पेपर अप्रोच, उसके बेसिस पर ऑडिट कर भी नहीं सकते। तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर और ऐसे फैक्टर्स की वजह से आईटी की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे अभी हम पढ़ के आए, राइट, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों बोलते हैं कि आपको आईटी का नॉलेज लेना पड़ेगा, जैसे आपका स्टैंडर्ड 315। ठीक है सर, उसके अलावा इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट के लिए भी आपको आईटी की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आईटी इन्वायरमेंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी उस क्लाइंट का यहाँ पे काम करने से पहले। राइट सर, ये था आपका पूरा पूरा चैप्टर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, कि हमें इन सारे फैक्टर्स की वजह से आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिट करने से पहले उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेते हुए हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है। हमें आईटी इन्वायरमेंट की नॉलेज लेनी है, उसके कंट्रोल्स की नॉलेज लेनी है, उसके बाद देखना है कि उन कंट्रोल्स का कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स डिफाइन करूंगी, राइट, और क्या करूंगी? अपने एविडेंस ऑब्टेन करूंगी। आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिट करने से के लिए आप सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर सकते हो, उस जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस, राइट। और अगर जितनी भी फाइंडिंग अब आ जाते हैं सर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल में जितनी भी डेफिशिएंसीज मिलेगी उन सबका रिपोर्टिंग आप कहाँ करोगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या था चैप्टर का? आईएफसी। आईएफसी क्या है और उसका रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग्स क्या थी और उसको आप चेक कैसे करोगे? हमने बेसिकली सिर्फ ये कवर किया है। ठीक है, चलिए सर, all the best for your exams and happy study. And this is my WhatsApp number for query. सर आई विल ट्राई कि मैं सारे के सारे क्वेरीज ले लूँ, लेकिन बहुत बार रह जाती है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ जाती हैं कई बार। तो अगर मिस हो जाए तो आप मुझे एक दो बार रिवर्ट कर वापस कर दोगे, तो जो क्वेरीज नीचे चली जाती है ना तो वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक है सर। दूसरा, आप मुझे मेल कर सकते हो CAJGarg 1817 पे @gmail.com। चलिए सर, बाय।